100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे। सभी शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को बधाई। आपको ये मालूम है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस का आयोजन क्यों होता है? हम सब जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस दिन को शिक्षक दिवस के नाम से घोषित कर दिया गया। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति बनने से पहले शिक्षक थे और फिर राष्ट्रपति हो गए, इसलिए ये दिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। मैं इसमें थोड़ा सा सुधार चाहता हूँ। डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे लिए सम्माननीय है, बहुत बड़े दार्शनिक थे, विद्वान थे और राष्ट्रपति पद पर अभिषिक्त हुए। उनके उस पद पर बैठने से राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ी। लेकिन एक शिक्षक की गरिमा इससे नहीं बढ़ती कि कोई व्यक्ति शिक्षक था और फिर राष्ट्रपति बन गया इसलिए अधिक सम्माननीय हो गया। ये अवधारणा ही मूल रूप से गलत है। हम शिक्षक और शिक्षा को वास्तविक सम्मान तब दे रहे होंगे जब कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्राध्यक्ष पद छोड़ करके शिक्षक बनना पसंद करने लगेगा। तब शिक्षा का और शिक्षक का वास्तविक रूप में सम्मान बढ़ेगा। पर्चों की परंपरा है, डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो इस दिन का जो भी संदेश ग्रहण करना है वो हम करें और शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी सुधार हो सकते हैं, जो भी कमियां हैं, उन पर विचार करें ताकि शिक्षा और उसका क्षेत्र और अधिक विकसित हो सके और नई पीढ़ी के निर्माण में हम ज्यादा सहभागी हो सके। फ्रांस की राज्य क्रांति का जनक, जन्मदाता वाल्टेयर ये कहा करता था कि अगर तुम मुझे 1000 अच्छी माताएं दे दो और 1000 अच्छे अध्यापक दे दो तो मैं तुम्हें धरती का सर्वश्रेष्ठ शक्तिशाली राष्ट्र प्रदान करूंगा। किसी भी राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति के चिंतन को देखें तो आप पाएंगे कि शिक्षा के लिए वो लोग इतने व्यावहारिक थे और समग्रता से देख पाते थे कि उन्होंने शिक्षा का काम केवल शिक्षक के भरोसे नहीं छोड़ा। निश्चित रूप से शिक्षक का महत्व है, लेकिन शिक्षा के लिए वो माता पिता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि सबसे पहला शिक्षक माँ होती है। 5 वर्ष की आयु तक बच्चा अपनी माँ से जो सीखता है वो उसके मन पर अमिट संस्कार के रूप में अंकित हो जाता है। 5 वर्ष की उम्र तक बच्चे की दृष्टि में उसकी माँ दुनिया की सबसे अच्छी, सबसे ज्यादा प्यार करने वाली, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है। 5 वर्ष के बाद 8 वर्ष या ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष की आयु तक पिता का प्रभाव बच्चे के मन पर होता है। पिता जो कहेंगे बच्चा उसे अनुकरणीय मानेगा और उसके मन पर पिता के विचार और उसके कहने का प्रभाव अंकित होगा। 10-12 साल की उम्र के बाद बच्चे का मनोविज्ञान बदलता है और उसे अपने माता पिता के संग साथ की बजाय दोस्त ज्यादा पसंद आने लगते हैं और जो दोस्त कहते हैं वो उसको ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा प्रामाणिक, ज्यादा अच्छा और अनुकरण के योग्य लगता है। माता पिता का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाता है।
और यही जो उम्र है, किशोर आयु है, जिसको आप टीन एज बोला करते हैं, यही बहुत खतरनाक है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां पर अगर बच्चे के मन मस्तिष्क को संभालने की और ठीक दिशा देने की कोशिश नहीं की गई तो सारा प्रयास, सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। दूसरी बात यह है भारतीय चिंतकों की विचार करने योग्य कि शिक्षा का उद्देश्य केवल मस्तिष्क में कुछ विषय, कुछ सब्जेक्ट्स डाल देना नहीं है। मस्तिष्क में कुछ सूचनाएं, कुछ इंफॉर्मेशन भर देने का नाम शिक्षा नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि आज यही हो रहा है। मस्तिष्क में, ब्रेन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दूसरी भाषाओं का ग्रामर, ये सब डाल देना, पढ़ लेना, समझ लेना, याद कर लेना, परीक्षा दे देना, अच्छे मार्क्स ले आना, बस इस वर्तुल में, इस दायरे में शिक्षा घूम रही है। ये शिक्षा का केवल एक हिस्सा है, क्योंकि जीवन के 4 तल हैं: शरीर, बुद्धि, मन और आत्मा, जो कि हम स्वयं हैं। चारों स्तरों पर जीवन विकास की आकांक्षा है। चारों स्तरों पर जीवन का विकास होना चाहिए। शरीर का भी विकास हो, बुद्धि का भी विकास हो, मन का भी, आत्मा का भी। शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल, चारों स्तरों पर बच्चे का विकास होना चाहिए। अगर आप केवल मस्तिष्क का विकास कर देंगे, बच्चा बहुत बुद्धिमान है, उसने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कॉमर्स वगैरह सब पढ़ लिया, याद कर लिया, समझ लिया, और आपकी दृष्टि में वो विद्वान हो गया, बड़ा इंटेलेक्चुअल हो गया, लेकिन उसके जीवन का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है। मान लीजिए कोई विद्यार्थी आईआईटी से इंजीनियरिंग करके और आईआईएम से या किसी विदेशी विद्यालय से, मान लीजिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एमबीए करके, बिजनेस मैनेजमेंट की शिक्षा लेकर के बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ा पैकेज पाता है, 2 करोड़ रुपए पर एनम की सैलरी पाता है, लेकिन हमेशा बीमार रहता है। एक दूसरा युवक बीकॉम करके, बैंक का कंपटीशन क्वालिफाई करके 70-80 हजार पर मंथ सैलरी पाता है, फिजिकली फिट है, शरीर से स्वस्थ है। सुखी कौन रहेगा? निश्चित रूप से आपका उत्तर होगा कि जो शारीरिक रूप से भी स्वस्थ है। 2 करोड़ रुपए बुरे नहीं है, लेकिन बीमार शरीर के साथ उनका क्या उपयोग, क्या सुख है? इसलिए शरीर को स्वस्थ, बलवान बनाना भी तो उद्देश्य होना चाहिए। उम्र यही है। कोई माता पिता बच्चे को आउटडोर गेम खेलने के लिए, बच्चे को व्यायाम करने के लिए, कुछ योगाभ्यास करने के लिए प्रेरित नहीं करते। स्कूल में भेजेंगे, अच्छे स्कूल में एडमिशन कराने की कोशिश करेंगे, फिर एक सब्जेक्ट के लिए ट्यूशन लगा देंगे, कोचिंग में भेजेंगे, बहुत उपाय करेंगे और इसमें बच्चे का सारा समय निकल जाता है। ये हमारी शिक्षा का एक बड़ा वीक पॉइंट है। बच्चे आउटडोर गेम नहीं खेल रहे, जो बचा हुआ समय है मनोरंजन के लिए वो मोबाइल या लैपटॉप पर बिता देते हैं, बात खत्म हो जाती है, उनकी शारीरिक परिश्रम, उनकी फिजिकल एक्टिविटी 0। तो शरीर का भी विकास होना चाहिए। उम्र यही है, समय यही। ठीक है, बच्चे को आपको एथलीट नहीं बनाना है, पहलवान नहीं बनाना है, रेसलर, बॉक्सर नहीं बनाना है, पर इतना तो स्वस्थ और शक्तिशाली रहे ना कि उसके शरीर पर बैक्टीरिया, वायरस हमला करें तो वो मर जाए, उसकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो। इसके लिए कहां पर प्रयास हो? इस पर हमारे पूरा शिक्षा जगत का और पूरे समाज विज्ञानियों का, सरकारों का क्या ध्यान है? खेल के स्टेडियम बना देने से, हर स्कूल में खेल का मैदान कर देने से और एक खेल शिक्षक नियुक्त कर देने से वो बात नहीं होगी जब समय ही नहीं बचेगा। तो खेल खेलने के लिए ना रहकर थोड़ी देर बस खेल की ट्रेनिंग लेने के लिए रह जाता है, और वो भी अच्छे स्कूलों में जो बहुत महंगी फीस ले रहे हैं। तो शरीर का विकास भी चाहिए, बुद्धि का विकास भी चाहिए, और बुद्धि और शरीर दोनों विकसित हो गए, दोनों अच्छे हैं, बच्चा बहुत बुद्धिमान है, शरीर से बहुत स्वस्थ है, मन की दिशा ठीक नहीं है, उसके मन की भावनाएं बड़ी दूषित हैं, दूसरों को दुख देकर, अन्याय करके, पाप करके, भ्रष्टाचार करके अपना सुख उठाने में
और अधिक से अधिक धनवान होने में उसे कोई संकोच नहीं है। ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नागरिक का हम क्या करेंगे? खुली आंखों से दिखता है कि हमने अपने देश को ऐसे ही लोगों से भर दिया। बड़े बुद्धिमान हैं। क्या आप ऐसा डॉक्टर पसंद करेंगे तो आपके पेट में दर्द हो, इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएं, वो कहे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करना पड़ेगा और अपेंडिक्स का ऑपरेशन करने के लिए पेट चीरा जाए और एक किडनी भी चोरी से निकाल ली जाए? ऐसा हुआ है, हो रहा है। कैसा समाज हम बना रहे हैं? और सब लोग अपने अपने क्षेत्र में जब ऐसे ही बेईमानी करने लग जाएंगे, भ्रष्टाचारण करने लग जाएंगे, तो देश सुखी कैसे होगा? भ्रष्टाचारियों से, भ्रष्टाचारी व्यवस्था से युक्त देश अपार धन संपदा होते हुए भी दुखी और दरिद्र रहे। और कम साधनों में देशवासी सुखी हो सकते हैं यदि उनमें पुरुषार्थ करने की भावना है। अन्याय और भ्रष्टाचार करने से उनका मन मुक्त है। मन पर ये अच्छे संस्कार कौन डाले? किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में हमने इसका कोई कॉलम रखा है? आप कहेंगे हाँ रखा है, मॉरल साइंस पढ़ाते हैं, मॉरलिटी के लिए भी एक शिक्षक रखा हुआ है। जी नहीं, वो मॉरलिटी की शिक्षा नहीं है। वहां भी एक किताब है, कुछ इंफॉर्मेशन है, उसको बच्चा रट लेता है और कॉपी में लिख देता है, मार्क्स आ जाते हैं ना। ये शिक्षा नहीं। महाभारत के समय का एक उदाहरण बड़ा प्रसिद्ध है। बहुत सारे वक्ता उसको बोलते हुए पाए जाएंगे, आपने सुना भी होगा। एक दिन सुनते हैं कि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। धनुर्विद्या का नहीं, उनके मन का, उनकी विचार शक्ति का, उनकी मानसिक शक्ति का। और उन्होंने एक पाठ सबको याद करने के लिए दिया और कहा कि कल पूछूंगा। और पाठ ये था, क्रोधम मा कुरु, क्रोध नहीं करो, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन पांडव कौरव सब इकट्ठे हुए और गुरु ने पूछा, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि बताओ पाठ याद हो गया? तो उसे याद करने में देरी कितनी लगने की? सुनते ही तो याद हो जाता है, क्रोधम मा कुरु, क्रोध मत करो। सबने सुना दिया। युधिष्ठिर चुप बैठे रहे। तो द्रोणाचार्य ने पूछा कि युधिष्ठिर तुम चुप क्यों हो, क्या इतनी सी बात तुम्हें याद नहीं हो सकी? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जी अभी तो याद नहीं हुई है, थोड़ा समय दीजिए। चलो अच्छा, कल याद करके लाना। अगले दिन फिर सब आए तो युधिष्ठिर ने फिर से उत्तर दिया, मुझे अभी याद नहीं हुआ। इस तरह कई बार हो गया तो द्रोणाचार्य को गुस्सा आ गया और उन्होंने एक जोर से थप्पड़ युधिष्ठिर को मार दिया। युधिष्ठिर ने अपने गाल को सहलाया, गुरुजी याद हो गया। तो द्रोणाचार्य ने कहा कि थप्पड़ लगते ही याद हो गया? तो युधिष्ठिर ने कहा कि जी हाँ, क्योंकि इसके जो वाक्य हैं, इसके जो शब्द हैं, वो तो मुझे तभी याद हो गए थे जैसे सबको याद हो गए। लेकिन इसका तो टेस्ट होना बाकी था ना, परीक्षण की। गुस्से का कारण होने पर भी मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण कर सकता हूं कि नहीं, ये अब हो गया। और अब मैं कह सकता हूं, ये पाठ मुझे अच्छी तरह स्मरण हो गया है कि अनावश्यक रूप से गुस्सा नहीं करना चाहिए। हो सकता है ये घटना काल्पनिक हो, किसी कथावाचक ने इस कथा को बना करके प्रचारित किया हो, लेकिन बात बहुत सुंदर है, बड़ी संदेश देने वाली है। मॉरलिटी की बातें रटने की नहीं होती हैं। उसको तो अध्यापक और पूरा समाज अपने अपने वातावरण से, अपने साहित्य से, अपनी फिल्मों से, अपने टेलीविजन पर क्या दिखाया जा रहा है, वातावरण में, पूरे समाज के सोशल एनवायरनमेंट में कौन से विचार छाए हुए हैं, उससे उसके मन की डिजाइन बनेगी। अध्यापक का आचरण जैसा है उससे बनेगी। वो जो बोल रहा है उसका प्रभाव थोड़ा होगा। इसलिए भारत के ऋषियों ने मन को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने के लिए अनूठे प्रयोग किए। बच्चे का मन भी विकसित हो, इसके लिए शब्द से, वाणी से बोल करके भी उसको अच्छी बातें सिखानी है, अपने आचरण से भी सिखानी है, सिंबॉलिक लैंग्वेज से भी सिखानी है। और बच्चे को कथा, कहानी, उपन्यास, जो साहित्य जिसे कहा जाता है, वो भी ऐसा हो जो उसके मन की भावनाओं को ठीक दिशा दे दे। एक अच्छी कहानी पढ़ेगा बच्चा और वही संदेश दूसरी कहानी से जाएगा, तीसरी कहानी से जाएगा,
वही कथा दादा सुनाएंगे, नाना सुनाएंगे, अध्यापक सुनाएंगे, आसपास के लोग सुनाएंगे, साहित्यकार भी सुनाएगा। फिल्म और टीवी जो आज के समय का बहुत शक्तिशाली माध्यम है, वो भी ऐसी ही मॉरलिटी जगाने वाली, नैतिकता जगाने वाली बातें करेंगे, ऐसी कथा कहानी बताएंगे, सुनाएंगे, ऐसी फिल्म बनाकर दिखाएंगे, तब मन शक्तिशाली होगा। क्यों हो रहे हैं बलात्कार सब तरफ? कठोर कानून बनाने से नहीं रुकेंगे। क्योंकि एक अपराधी बड़े उपाय करता है कि अपराध कर लूं और पकड़ा न जाऊं, कोई सबूत न छोड़ूं, 100 में 80 बार सफल होगा। और फिर जब सारे लोग भ्रष्टाचारी हो या 80% लोग, पूरा समाज का वातावरण भ्रष्टाचार से भरा हुआ हो, तो उसका पक्ष लेने के लिए सरकारें तक आ जाएंगी। सरकार में बैठे हुए लोग, जांच कर रही एजेंसियां, क्या करेंगे आप? कैसा मनुष्य, कैसा समाज हम बना रहे हैं, ठहर कर सोचने की जरूरत है। इतने शिक्षक दिवस मना लिए, क्या परिवर्तन आया? कौन सी प्रेरणा हम लेते हैं शिक्षक दिवस मना करके? हर साल बहुत से भाषण हर जगह हो जाते हैं और उन भाषणों को सुनकर बच्चे, अभिभावक और सब लोग बोर होने के अलावा और उसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। बस मना लिया शिक्षक दिवस। शरीर की उन्नति भी चाहिए, बुद्धि की भी चाहिए, मन की भी चाहिए, आत्मा की भी चाहिए। आत्मा की उन्नति का क्या अर्थ है? आत्मा की उन्नति का अर्थ इतना महत्वपूर्ण है कि शरीर, बुद्धि, मन का विकास और उसकी उन्नति आत्मा की उन्नति के बिना व्यर्थ हो जाएगी। आत्मा की उन्नति का एक लक्षण होता है, उसका प्रमाण ये होता है कि कोई भी जीवित व्यक्ति दूसरी जीवित सत्ताओं में भी अपने जैसी आत्मा महसूस करने लगे। इसका मतलब है कि जैसा सुख दुख मैं महसूस करता हूं, मुझे ये एहसास रहना चाहिए कि ऐसा ही सुख दुख दूसरे जीवात्माओं को भी होगा। इसलिए मैं दूसरों को अन्याय से दुख न पहुंचाऊं। सारी शिक्षा का सार यही है। आप कुछ भी पढ़ लें, बच्चे को कुछ भी पढ़ा दें, मेडिकल साइंस पढ़ा दें, इंजीनियरिंग पढ़ा दें, साइंटिस्ट बना दें, बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ा दें, ज्ञान विज्ञान की सैकड़ों ब्रांचेज हैं, सैकड़ों शाखाएं हैं, उनमें से किसी भी एक क्षेत्र में बच्चा शिक्षा प्राप्त कर ले, उच्च शिक्षित हो जाए, उन सारी उच्च शिक्षा के क्षेत्रों में जो हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी जो ज्ञान आपने पाया, जो नॉलेज आपने पाई, आपके बच्चे ने, उस नॉलेज का मुख्य उपयोग क्या है? आप कहेंगे कि ये कोई पूछने की बात है। जिसने मेडिकल साइंस पढ़ी है, उसके मेडिकल साइंस पढ़ने का मुख्य उद्देश्य है कि वो मरीजों को ठीक करे, इलाज करे। इंजीनियरिंग पढ़ी है तो जिस क्षेत्र की इंजीनियरिंग पढ़ी है उसमें वो काम करे। नहीं, ये मुख्य उद्देश्य नहीं। ये तो जो पढ़ा है वो आप दूसरों को पढ़ा देंगे और उससे आपको पैसा मिल जाएगा। ये उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है, पर सबसे बड़ा नहीं। किसी भी क्षेत्र में आप ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि कुछ भी पढ़ने से, चाहे आप ग्रामर पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, केमिस्ट्री पढ़ें, मैथ्स पढ़ें, जब आप पढ़ते पढ़ते उच्च शिक्षा के स्तर तक पहुंचते हैं तो आपका ब्रेन, आपका मस्तिष्क इतना विकसित हो जाना चाहिए कि उसकी लॉजिकल पावर, एनालिटिक कैपेसिटी इतनी बढ़ जाए कि सत्य और असत्य को अलग अलग किया जा सके। कोई भी शिक्षित व्यक्ति, उसकी पहचान ये है, उसकी उच्च शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये है कि वो सत्य और असत्य को अलग अलग कर सके, तर्क के द्वारा लॉजिकल समझ सके कि ये बात सच है, ये झूठ। इससे भी बड़ा एक और उद्देश्य है शिक्षा का, और वो है उचित और अनुचित को अलग अलग कर पाना। क्या उचित है, क्या अनुचित है। हमेशा जो सत्य है वो उचित हो, ये नहीं होता, और कई बार असत्य भी उचित हो जाएगा। तो ये विवेक कर पाना कि क्या उचित है, क्या अनुचित है, ये बहुत बड़ी बात है। जिस समाज के नागरिक अपना कोई भी व्यवहार करते हुए उचित और अनुचित का विवेक किए बिना केवल अपने स्वार्थ के आधार पर निर्णय ले रहे हो, वहां पर शिक्षित व्यक्तियों का अभाव माना जाएगा। गाड़ी चलाते हुए आप कहीं पहुंचे किसी मार्केट में और आपको कुछ खरीदना है, गाड़ी पार्क करते हुए
जहां पर आप गाड़ी पार्क कर रहे हैं, आपके मन में क्या विचार है? मेरी गाड़ी यहां सुरक्षित खड़ी रहेगी ये, या दूसरों को आने जाने में रुकावट तो नहीं होगी ये है उचित और अनुचित का विवेक। अपने छोटे छोटे कार्य में, व्यवहार में, जहां के नागरिक ये ध्यान रखते हैं कि मेरे इस कार्य से दूसरों को अन्याय से दुख ना पहुंचे, अगर दुख पहुंचेगा तो मैं उस कार्य को ना करूं। जहां पर यह भाव विकसित हो गया है, वहां उन्होंने अपने जैसी आत्मा दूसरे जीवित सत्ताओं में देखना कर सीख लिया है, और उनकी आत्मा का विकास माना जाएगा कि हाँ, ये व्यक्ति है आत्मवान। कुछ बच्चों में भाषण देते हुए मैंने उनसे पूछा, 3 मंजिल की स्कूल की बिल्डिंग थी। मैं उन्हें यही बात समझाना चाह रहा था कि आत्मा की उन्नति का क्या अर्थ। तो मैंने उनसे पूछा कि एक बात बताओ, 3 मंजिल की बिल्डिंग है, छुट्टी की घंटी लग गई, छुट्टी हो गई और सब बच्चे सीढ़ियां उतर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियां उतरते उतरते आखिरी 2-3 सीढ़ियों पर तुम्हारा एक साथी फिसलकर गिर गया। तो बताओ, तुम उस गिरे हुए साथी पर हंसोगे कि नहीं? तो बच्चे बोले कि नहीं। मैंने कहा झूठ बोल रहे हो। तो सब हंस पड़े। स्वाभाविक है, हंसी आती है, बच्चे हैं। लेकिन मैंने उन बच्चों से पूछा कि ये बात बताओ कि अगर मान लो सीढ़ियां उतरते हुए तुम खुद गिर गए हो, तो तुम अपने दूसरे साथियों से अपने साथ कैसा व्यवहार एक्सपेक्ट करोगे? क्या अपेक्षा करोगे? कि वो तुम्हारा हाथ पकड़कर उठाएं, कपड़े झाड़ें और पूछें कहीं चोट तो नहीं लगी, या तुम पर हंसें खड़े खड़े? क्या चाहोगे अपने साथ व्यवहार? तो सब बच्चों ने कहा यही चाहेंगे कि हमें हाथ पकड़कर साथी उठाएं, कपड़े झाड़ें, पूछें चोट तो नहीं लगी। तो जैसा व्यवहार अपने साथ किया जाना पसंद करते हो, वैसा दूसरों के साथ करो। अगर ये शिक्षा नहीं हुई, आत्मा के अंदर ये भाव नहीं बैठा, तो सारी शिक्षा व्यर्थ हो जाएगी। 2 पैरों पर चलते हुए पढ़े लिखे पशुओं को हम देख रहे होंगे। हमने अपने समाज को ऐसे ही 2 पैरों पर चलते हुए एनिमल्स से भर दिया, और यही प्रक्रिया चल जारी है। इसमें किसी को ठहर कर सोचने की जरूरत नहीं है। 1000 शिक्षक दिवस गुजर जाएंगे, कोई नहीं सोचेगा। लेकिन अगर नहीं सोचोगे तो पूरा विनाश, सर्वनाश तुम्हारे सामने एक दिन मुंह खोलकर खड़ा होगा। कोई उपाय नहीं बचेगा। 1000 अच्छे शिक्षक मांगता था वाल्मीकि। ऋषि दयानंद अपने जैसे 1000 उपदेशक मांगते थे। तब 28 करोड़ आबादी थी भारत की, आज 140 करोड़ आबादी। कितने अच्छे शिक्षक चाहिए? वो शिक्षक जो शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा चारों स्तरों पर बच्चे के विकास में सहायक हो सके। और केवल शिक्षक नहीं, पूरा माहौल चाहिए, पूरा वातावरण चाहिए। टीवी, फिल्म, सोशल मीडिया भी नैतिकता की भावना वाले दृश्य दिखा रहा हो। आज आप देख लीजिए इंटरनेट पर क्या देख रहे हैं बच्चे हमारे। और जिनके हाथों में वो है, उनको तो इस बात की चिंता ही नहीं, उन्हें तो बस पैसा कमाना है। और पैसा कमाने के लिए जरूरी है कि बच्चे, युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इंटरनेट पर मनोरंजन करें, और मनोरंजन बेच करके ही पैसा ज्यादा मिलेगा। और मनोरंजन भी वो जो वल्गर है, जो अश्लील है, क्योंकि मन की वृत्तियां उधर ज्यादा आसानी से झुक जाती हैं। तो बच्चे रील देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, 2-3 बजे तक, रात तक जागे रहेंगे। माता पिता को कहेंगे हम होमवर्क कर रहे हैं, सुबह देर तक उठेंगे सो करके, और शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा सबका कचड़ा करने के लिए हमने पूरी व्यवस्था, पूरा इंतजाम कर दिया। मैं बच्चों को समझाता हूँ, इंटरनेट एक कुशन की तरह है, एक समुद्र है। समुद्र में मोती भी हैं, मोतियों को ढूंढना पड़ेगा गहरे जाकर के, उसमें मेहनत लगेगी। लेकिन समुद्र में शार्क और ऑक्टोपस जैसे खतरनाक जानवर भी हैं, वो तुमको आकर पकड़ लेंगे। इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए वो सावधानी माता पिता के द्वारा चाहिए। बच्चे तो अबोध हैं। 2 साल की उम्र से बच्चों को हम मोबाइल हाथ में दे रहे हैं, और फिर स्क्रीन का एडिक्शन लग जाता है। और जब उसका एडिक्शन लग गया, उसकी जब लत पड़ गई, तब किताब अच्छी नहीं लगती। 1-2 घंटे से ज्यादा बैठे बैठे किए जाने वाला एंटरटेनमेंट
ब्रेन को डल कर देता है, मन मस्तिष्क को डल कर देता है। फिर मन मना कर देगा, जैसे ही फिजिक्स पढ़ने बैठेगा बच्चा, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस का कोई सब्जेक्ट, कोई भी कठिन विषय, ग्रामर आदि, वैसे ही उसका मन मना कर देगा, नहीं मुझे नहीं पढ़ना, मन लगेगा ही नहीं पढ़ना। ये सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है और इससे बचाने के लिए कोई नहीं सोच रहा। जो सोच रहे हैं उनकी वॉइस नहीं है, उनकी आवाज नहीं। मालूम नहीं आर्य संदेश पर मेरा ये व्याख्यान कहाँ तक पहुंचेगा, और जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनके एक इशारे से, एक आदेश से सारी व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं, वहां तक हमारी बातें पहुंचे, मैं ऐसी आशा। बार जन्म लेंगे